जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की गवर्नर जनरल की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो सबसे पहले इनका कार्यकाल देखेंगे। इनका कार्यकाल रहता है 1848 से 1856 तक। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख होता है। ध्यान रखिए, द्वितीय आंग्ल सिख होता है वो किसके कार्यकाल में होता है? तो डलहौजी के कार्यकाल में होता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है सन 1848 से 1849 तक इनका कार्यकाल चलता है। किसका? युद्ध का। डलहौजी तो 56 तक चलते हैं, 1848 में आते हैं, फिर 56 में ही जाते हैं, फिर कैनिंग आएंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है ना। इनके जाने के बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम रहता है कैनिंग। तो इनके आते ही द्वितीय आंग्ल सिख होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखेंगे तो देखिए, सन 1849 में डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य एवं, ठीक है, जो पंजाब था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हें अपने हड़प नीति के लिए जाना जाता है ना। एवं सिखों का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। सीधी सी बात है, जब पंजाब यानी कि सिखों के राज्य को हड़प दिया तो इनका जो भी साम्राज्य में जो भी मूल्यवान वस्तुएं थी सब इन्होंने हड़प ली। और इनके पास क्या था? उसमें कोहिनूर हीरा था। ठीक है, जो कोहिनूर हीरा था वो इन्होंने हड़पा और महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया। ध्यान रखिए, आगे देखते हैं। तो देखिए, डलहौजी ने क्या किया, सन 1850 में सिक्किम पर क्या किया इन्होंने? दो अंग्रेजी डॉक्टर थे, क्योंकि उस समय में भारत में इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी कि भारतीय लोग डॉक्टर बन सके। बहुत कम रेयर लोग डॉक्टर थे उस समय। तो अंग्रेजी साम्राज्य के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे रहते थे, तो वो यहाँ पे आते थे। तो उस समय के दो अंग्रेजी डॉक्टर रहते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। क्योंकि इस डलहौजी को या फिर जितने भी गवर्नर जनरल आए उन्हें तो केवल एक बहाना चाहिए था, है ना। जितने भी राजा थे, जितने भी प्रांत थे उस समय, उन सबको ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, दो डॉक्टरों पर, दो अंग्रेजी डॉक्टर थे अर्थात ब्रिटिश के ही दो डॉक्टर थे, उन पर क्या किया, दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हैं और उनको भी उनका जो साम्राज्य है सिक्किम, उसको क्या होता है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ध्यान रखिए। तो देखिए, सन 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है ना। बर्मा के साथ भी युद्ध हो जाता है सन 1852 में, जिसके बाद बर्मा, लोअर एवं पीगो को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य में इतने सारे राज्यों को किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, 56 में जाएंगे और 57 में 1857 की क्रांति होती है। क्योंकि कारण क्या रहता है क्रांति का? क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है ये जबरदस्ती बहुत सारे राज्यों को हड़प कर लेते हैं। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि कौन से राज्य को किस समय हड़प करते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें दिया गया है कि डलहौजी के शासनकाल को उसके व्याप्तगत सिद्धांत के कारण याद किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में याद क्यों किया जाता है? कि डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को हड़प किया था, इसीलिए उन्हें क्या होता है, डलहौजी को ने जो व्याप्तगत सिद्धांत चलाया था, मतलब कि बहुत सारे राज्यों को इसने व्यापक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में लाया लिया था, इसलिए इन्हें व्याप्तगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इस सिद्धांत को, और इसीलिए खास करके इन्हें याद किया जाता है। अब हम देखेंगे डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्यों को, कि कौन कौन से राज्यों को डलहौजी ने हड़पा था। तो सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम किसको हड़पा था? तो सर्वप्रथम सतारा को सन 1848 में आते ही, सन 1848 में ही डलहौजी की भारत में एंट्री होती है और आते ही इन्होंने किसको? सतारा को हड़प लेते हैं 1848 में। जैतपुर और संभल को 49 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में। झांसी, क्योंकि जब क्रांति होती है तो लक्ष्मीबाई के नाम के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। नागपुर को 54 में और सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ध्यान रखिएगा, तो जब से इनकी एंट्री होती है सन 1848 से लेकर 1856 तक, ये किसी न किसी राज्य को, हर साल इन्होंने किसी न किसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, ताकि अंग्रेजी साम्राज्य का जो है पूरे भारत पर बिल्कुल एक तरीके से शासन हो सके, कोई भी राजा महाराजा का कोई भी उन पर नियंत्रण न रहे। ध्यान रखिएगा।
और उस समय जो अवध के नवाब थे, जब 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को मिलाया गया, उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? देखिए लिखा है वाजिद अली शाह थे। चलिए आगे देखेंगे डलहौजी के द्वारा क्या क्या काम किए गए। तो देखिए सन 1856 में डलहौजी ने तोप खाने का जो मुख्यालय था उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। पहले उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कलकत्ता में था, और मेरठ वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, ठीक है ना। और मेरठ उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर इसने जो तोप खानों का मुख्यालय था उसको स्थानांतरित कर दिया। एवं इसका जो मुख्यालय था, पहले तो इसने तोप खानों का जो मुख्यालय था उसको कहाँ से? कलकत्ता से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? मेरठ में। फिर इसके बाद है ना, इन सब का मुख्यालय इन्होंने शिमला में स्थापित कर दिया। अब हम लोग मोस्ट पढ़ने वाले हैं क्या? कि डलहौजी के शासन। अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि डलहौजी ने कितने सारे राज्यों को हड़पा भारत में। ये डलहौजी का नेगेटिव पॉइंट है, ये उसकी नकारात्मकता को दिखाता है। लेकिन डलहौजी के कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं भारत में, पहली बार उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ। तो देखिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार जो रेलवे है डलहौजी के कार्यकाल में ही बिछाई गई थी। तो देखिए भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच चली थी। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर के बीच चलती है, मुंबई से थाने के बीच चलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता। पहली बार भारत में रेल चलती है डलहौजी के कार्यकाल में, है ना। आगे देखेंगे सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। तो भारत में जो पहली बार जो डाक टिकट है वो सब कब किसके कार्यकाल में आया? तो सब डलहौजी के ही कार्यकाल में आया, ठीक है, डाक टिकट। आगे देखिए डलहौजी के समय में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई। सार्वजनिक निर्माण जिसे विभाग, जिसे पीडब्ल्यूडी कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत में पहली बार वैधानिक तौर पर यानी कि सरकारी तरीके से कब की गई। तो देखिए डलहौजी के कार्यकाल में, डलहौजी का नाम हम लोग इतनी बार यूज़ कर रहे हैं इसमें कि आपको याद हो गया होगा कि डलहौजी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। ध्यान रखिएगा सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी डलहौजी ने स्थापना की। कब? 1854 में इन्होंने क्या किया? 1854 में एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की इन्होंने, स्वतंत्र, है ना। आगे देखिए इसी के समय में सन 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। तो देखिए पीडब्ल्यूडी बन रहा है, तार सेवा और लोक निर्माण विभाग, ट्रेन चल रही है, ये सब काम किसके समय में हो रहे हैं? तो डलहौजी के समय में हो रहा है। और डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे सन 1853 का जो चार्टर एक्ट था डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। ध्यान रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो चार्टर एक्ट रहते हैं। सबसे पहले आपको पता हुआ जो सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर आगे चल के 1791 में 93 के आसपास चार्टर एक्ट आता है, फिर 13 में आता है, फिर इसके बाद आता है 53 में, ठीक है ना। सन 1813 में आएगा, फिर इसके बाद लास्ट में ये 53 में आता है। जो 53 वाला चार्टर एक्ट है वो किसके कार्यकाल में आएगा? तो डलहौजी के कार्यकाल में आया था, और जिसने कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार संचालक मंडल से वापस ले लिया। मतलब कि पहले क्या था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो सब किसके माध्यम से? वो सब संचालक मंडल नियुक्त करता था कि किस व्यक्ति को कंपनी में रखना है, किसको कौन सा पद देना है, किसकी सैलरी कितनी होगी। ये सब कंपनी ने पहले किसको दे रखा था? सन 1853 के चार्टर एक्ट से पहले ये सब संचालक मंडल को दे रखा था। लेकिन है ना, जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो ये सब काम बंद हो जाते हैं तथा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की जाती है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की भर्ती के लिए क्या होता है? एक परीक्षा की नियुक्ति की जाती है। जिस तरीके से आप वर्तमान में परीक्षा दे रहे हैं किसी भी पद के लिए, उसी तरीके से उस समय में क्या है, पहली बार ऐसा कब हुआ भारत में? तो ऐसा 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ, जब किसी भी पद के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई।
और जिसकी न्यूनतम आयु उस समय 1823 वर्ष रखी गई थी। ये हम लोगों ने जाना डलहौजी के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने डिटेल से सब चीज़ों के बारे में जाना, इनका कार्यकाल देखा कि कब से कब तक इनका कार्यकाल रहता है। याद रखिए डलहौजी के आने के बाद कैनिंग आएंगे और फिर क्या होगा। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेंगे। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही होता है 1856 में इनके जाने के बाद, और फिर होती है 1857 की महान क्रांति, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम जो भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीख पा रहे हैं नहीं, या फिर हमारे अंदर ही कोई लैक्स है, तो हम उन सबको समझ पाएँ। इसलिए प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।